नमस्ते, मैं रवीश कुमार। आज हम एक ऐसे संकट की बात करेंगे जो चुपचाप हमारे खेतों तक पहुंच गया था, लेकिन जिसका समाधान ऊंचे कूटनीतिक गलियारों में खोजा गया। ये कहानी भारत के किसानों, हमारी कृषि व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की है। हाल के महीनों में भारत के किसानों के सामने एक बड़ी चीज चुनौती खड़ी थी, ये जब चीन ने अचानक अपने उर्वरक, खासकर डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी डीएपी के निर्यात पर भारी कटौती कर दी। चीन, जो कल तक भारत के सबसे बड़े उर्वरक आपूर्तिकर्ताओं में से एक था, उसने अपने घरेलू बाजार में कीमतों को स्थिर रखने और अपनी रणनीतिक जरूरतों का हवाला देते हुए यह कदम उठाया। इस फैसले ने भारत में चिंता की लहर दौड़ा दी, क्योंकि हमारी खेती काफी हद तक आयातित उर्वरकों पर निर्भर है और चीन की इस भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता था। चीन का यह कदम भारत के लिए एक झटके से कम नहीं था। भारत अपनी डीएपी और अन्य विशेष उर्वरकों की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा चीन से ही आयात करता था। जब चीन ने निर्यात घटाया तो इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर पड़ा। वैश्विक स्तर पर डीएपी की कीमतें आसमान छूने लगीं। जो उर्वरक पहले लगभग $630 प्रति टन के भाव पर मिल रहा था, उसकी कीमत बढ़कर $800 प्रति टन तक पहुंच गई। कीमतों में इस भारी उछाल का मतलब था कि भारत सरकार पर सब्सिडी का बोझ और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। यह एक ऐसा वित्तीय दबाव था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसका सीधा असर देश के राजकोषीय, स्वास्थ्य और किसानों को दी जाने वाली सहायता पर पड़ना तय था। यह संकट ऐसे समय में आया जब भारत अपने कृषि चक्र के एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़ा था। खरीफ की फसल की बुआई का समय नजदीक आ रहा था और इस दौरान उर्वरकों की मांग अपने चरम पर होती है। डीएपी जैसे उर्वरक फसलों की शुरुआती वृद्धि के लिए बेहद जरूरी होते हैं। अगर समय पर किसानों को उर्वरक न मिले तो इसका सीधा असर फसल की पैदावार पर पड़ता है, जिससे न केवल किसानों की आमदनी घटती है बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। चीन के इस एकतरफा फैसले ने भारत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या एक ही देश पर इतनी अधिक निर्भरता हमारी कृषि व्यवस्था के लिए एक बड़ा जोखिम नहीं है। यह घटना सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं थी, बल्कि यह एक चेतावनी भी थी। इस अप्रत्याशित संकट ने भारत की आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों को उजागर कर दिया। दशकों से चली आ रही व्यवस्था में चीन एक भरोसेमंद आपूर्तिकर्ता माना जाता था, अचानक सवालों के घेरे में आ गई। सरकार और कृषि विशेषज्ञों के बीच यह चर्चा तेज हो गई कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। क्या हमारे पास पर्याप्त भंडार है? क्या हम वैकल्पिक आपूर्ति और सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या हम अपने किसानों को इस अंतर्राष्ट्रीय उठापटक के असर से बचा पाएंगे? ये कहानी सिर्फ उर्वरक की कमी की नहीं है, बल्कि ये एक देश की उस क्षमता की भी कहानी है जो संकट के समय अपने नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए नए रास्ते तलाशता है। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था में खरीफ की फसल का एक विशेष महत्व है। यह फसल मॉनसून की बारिश पर निर्भर करती है और जून जुलाई के महीनों में इसकी बुवाई शुरू होती है। धान, मक्का, बाजरा, सोयाबीन और कपास जैसी प्रमुख फसलें इसी मौसम में उगाई जाती हैं, जो देश की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की किसानों के लिए यह समय उम्मीदों और तैयारियों से भरा होता है। वे अपने खेतों को तैयार करते हैं, बीजों का इंतजाम करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण उर्वरकों का स्टॉक जमा करते हैं, ताकि उनकी फसल को शुरुआत से ही सही पोषण मिल सके। इस महत्वपूर्ण समय में उर्वरक की उपलब्धता किसी भी किसान के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, क्योंकि इसी पर आने वाले कुछ महीनों की मेहनत और साल भर की कमाई निर्भर करती है। उर्वरक, विशेष रूप से डीएपी, फसलों के लिए एक जीवनदायिनी दायित्व की तरह काम करता है। ये जड़ों के विकास, पौधे की मजबूती और दानों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में मदद करता है। यदि बुआई के समय डीएपी की कमी हो जाए तो इसका असर पूरे फसल चक्र पर पड़ता है। पौधे कमजोर रह सकते हैं, उनकी वृद्धि रुक सकती है और अंततः पैदावार में भारी गिरावट आ सकती है।
इसी वजह से जब चीन ने निर्यात पर प्रतिबंध लगाया तो भारतीय किसानों और नीति निर्माताओं की चिंता चरम पर पहुंच गई। यह सिर्फ एक वस्तु की कमी नहीं थी, बल्कि यह लाखों किसानों के सपनों और देश के अन्न भंडार पर मंडराता एक खतरा था। हर कोई जानता था कि अगर इस समस्या का समाधान तुरंत नहीं निकाला गया तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे प्रमुख कृषि राज्यों में खरीफ की बुवाई बड़े पैमाने पर होती है। इन राज्यों के किसान आधुनिक खेती की तकनीकों का उपयोग करते हैं, जिसमें उर्वरकों का संतुलित उपयोग एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार हर साल यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती है कि बुवाई के मौसम से पहले उर्वरकों का पर्याप्त भंडार सहकारी समितियों और बाजारों तक पहुंच जाए। लेकिन इस बार चीन के कदम ने पूरी गणना को बिगाड़ दिया था। गोदामों में स्टॉक तेजी से घट रहा था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें इतनी बढ़ गई थीं कि नए सौदे करना भी मुश्किल हो रहा था। किसानों के बीच ये डर फैलने लगा था कि क्या उन्हें समय पर और सही कीमत पर खाद मिल पाएगी। इस संकट ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कृषि केवल खेत और किसान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और व्यापार पार से भी गहराई से जुड़ी हुई है। एक देश का फैसला दूसरे देश के करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। भारत सरकार के लिए यह एक परीक्षा की घड़ी थी। उसे न केवल अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता से निपटना था, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना था कि देश के अंतिम किसान तक उर्वरक की आपूर्ति बाधित न हो। यह चुनौती सिर्फ लॉजिस्टिक्स या वित्त की नहीं थी, बल्कि यह विश्वास बनाए रखने की भी थी। किसानों का सरकार पर विश्वास और देश का अपनी खाद्य सुरक्षा की प्रणाली पर विश्वास। जब हम संकट की बात करते हैं तो आंकड़ों को देखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वे हमें स्थिति की गंभीरता का सही अंदाजा देते हैं। मई 2025 की शुरुआत में जब खरीफ सीजन की तैयारियां जोरों पर थीं, भारत के पास डीएपी का शुरुआती भंडार लगभग 1.8 मिलियन टन था। लेकिन जब हम इसकी तुलना पिछले साल से करते हैं तो एक चिंताजनक तस्वीर उभरती है। यह भंडार पिछले वर्ष के इसी समय के शुरुआती भंडार से 42% कम था। इसका मतलब यह था कि हमारे पास जो सुरक्षा बफर था वह काफी हद तक खत्म हो चुका था। किसी भी अप्रत्याशित मांग या आपूर्ति में और रुकावट की स्थिति में हम एक बड़े संकट के मुहाने पर खड़े थे, जो किसी भी समय विकराल रूप ले सकता था। खरीफ सीजन के लिए अनुमानित डीएपी की मांग लगभग 0.94 मिलियन टन थी। हमारे पास मौजूद 1.8 मिलियन टन का भंडार इस मांग को पूरा करने के लिए सैद्धांतिक रूप से पर्याप्त था, लेकिन यह बहुत ही करीबी मामला था। कृषि एक गतिशील क्षेत्र है जहां मांग मौसम और अन्य कारकों के आधार पर घटती बढ़ती रहती है। अगर मॉनसून अच्छा रहता और बुवाई का रकबा बढ़ता तो यह मांग आसानी से अनुमान को पार कर सकती थी। ऐसे में भंडार का कम होना एक बड़े जोखिम जैसा था। सरकार किसी भी हालत में यह जोखिम नहीं लेना चाहती थी कि पंजाब जैसे प्रमुख कृषि राज्यों में बुवाई के चरम पर उर्वरक की कमी हो जाए, क्योंकि इसका असर राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन पर पड़ता है। चीन के निर्यात प्रतिबंधों का असर सिर्फ डीएपी तक ही सीमित नहीं था। भारत विशेष प्रकार के उर्वरकों, जिन्हें स्पेशलिटी फर्टिलाइजर कहा जाता है, के लिए भी चीन पर बहुत अधिक निर्भर था। वैश्विक बाजार में इन विशेष उर्वरकों के उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी लगभग 32% है। जब चीन ने अपने दरवाजे बंद किए तो भारत को यूरोप, पश्चिम एशिया और रूस जैसे अन्य बाजारों की ओर देखना पड़ा। हालांकि इन बाजारों से आपूर्ति मिल तो रही थी, लेकिन यह 15 से 20% अधिक महंगी पड़ रही थी। यह अतिरिक्त लागत सीधे तौर पर सरकार के सब्सिडी बिल को बढ़ा रही थी, जिसका बोझ अंततः देश की अर्थव्यवस्था को ही उठाना पड़ता। ये एक दोहरी मार थी, एक तरफ उपलब्धता की चिंता तो दूसरी तरफ बढ़ती कीमतों का दबाव। आंकड़े ये भी बताते हैं कि भारत अपनी उर्वरक जरूरतों के लिए आयात पर कितना निर्भर है। ये निर्भरता हमें अंतरराष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता
और डिस्ट्रक्टर और आपूर्तिकर्ता देशों की राजनीतिक इच्छाओं के प्रति संवेदनशील बनाती है। चीन का यह कदम एक वेकअप कॉल था जिसने नीति निर्माताओं को यह सोचने पर मजबूर किया कि हमें अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने की तत्काल आवश्यकता है। सिर्फ एक या दो देशों पर निर्भर रहने की रणनीति अब टिकाऊ नहीं रह गई थी। यह स्पष्ट हो गया था कि भविष्य में ऐसे संकटों से बचने के लिए भारत को न केवल नए आपूर्तिकर्ता खोजने होंगे बल्कि देश में ही उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी ठोस कदम उठाने होंगे। जब संकट गहरा रहा था और समय तेजी से हाथ से निकल रहा था, तब भारत के शीर्ष नेतृत्व ने मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। यह समझा गया कि यह केवल एक व्यापारिक मुद्दा नहीं है बल्कि यह एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है जिसे उच्चतम स्तर पर हल करने की आवश्यकता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से संपर्क साधा। यह एक असाधारण कदम था जो यह दर्शाता था कि भारत इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रहा है। यह फोन कॉल सिर्फ उर्वरक मॉन्गरिंग करने के लिए नहीं था बल्कि यह दो देशों के बीच दशकों पुराने भरोसे और रणनीतिक साझेदारी का भी एक परीक्षण था। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई इस बातचीत ने संकट के समाधान की दिशा तय कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को भारत में उर्वरक की कमी की स्थिति और खरीफ की फसल के लिए इसकी तत्काल आवश्यकता के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे यह कमी लाखों भारतीय किसानों के जीवन और देश की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। ये बातचीत कूटनीति की उस ताकत का प्रतीक है जहां दो नेता आपसी समझ और विश्वास के आधार पर जटिल समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। ये कोई सामान्य व्यापारिक अनुरोध नहीं था बल्कि एक मित्र देश से मदद की अपील थी जो एक गहरे रणनीतिक रिश्ते पर आधारित थी। इस उच्च स्तरीय हस्तक्षेप का परिणाम तत्काल और प्रभावशाली था। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को आश्वासन दिया कि रूस इस मुश्किल घड़ी में भारत की हर संभव मदद करेगा और उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित ये केवल एक खोखला वादा नहीं था। इस बातचीत के तुरंत बाद रूसी सरकार और वहां के उर्वरक उत्पादकों को भारत की जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। ये दिखाता है कि भारत और रूस के रिश्ते कितने गहरे और मजबूत हैं, जहां एक फोन कॉल पर चीजें हरकत में आ जाती हैं। ये उन पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद हुआ जो रूस पर लगे हुए थे और यह भारत की स्वतंत्र विदेश नीति का भी एक प्रमाण था। ये घटना भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण, जहां एक और पश्चिमी देश विशेष रूप से अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगा रहे थे, वहीं भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपने पुराने और विश्वसनीय सहयोगी के साथ व्यापारिक और रणनीतिक संबंध बनाए रखेगा, खासकर जब यह उसके किसानों और उसकी अर्थव्यवस्था के हित में हो। AS-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद हो, रियायती दरों पर रूसी तेल का आयात हो या अब उर्वरक का यह सौदा, भारत ने बार बार यह साबित किया है कि वह अपने फैसले किसी बाहरी दबाव में नहीं बल्कि अपनी जरूरतों के आधार पर लेता है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद जो हुआ वह दोस्ती और सहयोग की एक मिसाल बन गया। रूस ने भारत की मदद के लिए न केवल हामी भरी बल्कि अपनी क्षमताओं से बढ़कर काम किया। बहुत ही कम समय के भीतर रूस ने भारत को होने वाली अपनी उर्वरक आपूर्ति को 4 गुना तक बढ़ा दिया। यह एक अभूतपूर्व वृद्धि थी जिसने भारत में उर्वरक की कमी के संकट को टालने में निर्णायक भूमिका निभाई। यह सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं था बल्कि यह एक रणनीतिक साझेदारी का प्रदर्शन था, जहां एक देश दूसरे की तत्काल और महत्वपूर्ण जरूरत को समझता है और उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। रूसी उर्वरक उत्पादक संघ ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि भारत की सभी मांगों को पूरा किया गया है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उर्वरकों से भरे जहाज
समय पर भारत के बंदरगाहों के लिए रवाना हों ताकि खरीफ की बुवाई शुरू होने से पहले ये किसानों तक पहुंच सके। ये लॉजिस्टिकल चमत्कार रूस की प्रतिबद्धता और क्षमता दोनों को दर्शाता है। ऐसे समय में जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं तनाव में थीं और कई देश रूस के साथ व्यापार करने से हिचकिचा रहे थे, रूस ने भारत के लिए अपनी आपूर्ति लाइनों को खोल दिया। इस कदम ने न केवल भारत को एक बड़े कृषि संकट से बचाया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरक की बढ़ती कीमतों पर भी कुछ हद तक लगाम लगाने में मदद की। रूस का यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऐसे समय में आया जब यूरोपीय संघ ने 1 जुलाई 2025 से रूसी उर्वरकों पर प्रतिबंधात्मक टैरिफ लगाने का फैसला किया था। यूरोपीय संघ, जो खुद 2024 तक अपनी जरूरत का लगभग 30% उर्वरक रूस से आयात कर रहा था, ने रूस की आय को कम करने और अपनी निर्भरता घटाने के लिए यह कदम उठाया था। इन प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने भारत के साथ अपने व्यापार को प्राथमिकता दी। ये भारत और रूस के बीच उस गहरे विश्वास को दर्शाता है जो किसी भी भू राजनीतिक दबाव से प्रभावित नहीं होता। रूस ने यह संदेश दिया कि उसके लिए भारत के साथ संबंध यूरोपीय संघ के बाजारों से ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर जब भारत को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। इस पूरी Desnarf Brans Grich, for Hyger near D Mir भारत ने भी अपनी कूटनीतिक कुशलता का परिचय दिया। पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने रूस के साथ अपने ऊर्जा और उर्वरक व्यापार को जारी रखा। भारत का तर्क हमेशा से स्पष्ट रहा है कि उसे अपने 1 अरब 40 करोड़ लोगों की जरूरतों को पूरा करना है और इसके लिए वह जहां से भी सबसे अच्छा सौदा मिलेगा वहां से व्यापार करेगा। रूस द्वारा की गई इस त्वरित और व्यापक मदद ने भारत रूस संबंधों को और भी मजबूत किया है। यह साबित हो गया कि रूस सिर्फ हथियारों और ऊर्जा का एक आपूर्तिकर्ता नहीं है, बल्कि एक ऐसा सच्चा दोस्त है जो संकट के समय भारत के साथ खड़ा रहता है। चीन से मिले झटके और रूस से मिली मदद ने भारत को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता एक रणनीतिक भूल हो सकती है। इस अनुभव के बाद भारत ने अपनी उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने के लिए एक ठोस और सक्रिय रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया। सरकार ने यह महसूस किया कि भविष्य में ऐसे संकटों से बचने के लिए हमें कई स्रोतों से उर्वरक आयात करने की जरूरत है, ताकि अगर एक दरवाजा बंद हो तो दूसरे खुले रहें। यह डी रिस्किंग की एक नीति थी जिसका उद्देश्य भारत की कृषि व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और व्यापारिक उतार चढ़ाव से बचाना था। यह एक दूरदर्शी कदम था जो भारत की खाद्य सुरक्षा को और अधिक मजबूत करेगा। इस नई रणनीति के तहत भारत ने रूस के अलावा अन्य देशों के साथ भी उर्वरक सौदों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभरा कि भारत ने जॉर्डन से बड़ी मात्रा में उर्वरक आयात करने के लिए समझौते किए। जॉर्डन, जो फॉस्फेट का एक प्रमुख उत्पादक है, भारत के लिए एक स्थिर और विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बन सकता है। इसके अलावा भारत ने पश्चिम एशिया के अन्य देशों और यहां तक कि यूरोप के कुछ हिस्सों से भी आपूर्ति के रास्ते तलाशे, विशेष रूप से उन स्पेशलिटी फर्टिलाइजर के लिए जहां चीन का दबदबा था। भारत ने अब नए आपूर्तिकर्ता ढूंढ लिए हैं, भले ही इसके लिए थोड़ी अधिक कीमत क्यों न चुकानी पड़ रही हो। आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने का यह प्रयास केवल आयात तक ही सीमित नहीं है। भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में ही उर्वरक उत्पादन क्षमता को बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। बंद पड़े उर्वरक कारखानों को फिर से शुरू करने और नए संयंत्र स्थापित करने की योजनाएं तेज कर दी गई हैं। इसका उद्देश्य आयात पर हमारी निर्भरता को धीरे धीरे कम करना और देश को उर्वरक के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। हालांकि यह एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें समय लगेगा, लेकिन चीन संकट ने इस प्रक्रिया को एक नई गति प्रदान की है।
घरेलू उत्पादन बढ़ने से न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी बल्कि यह भारत को अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के उतार चढ़ाव से भी बचाएगा। पूरी कवायद का लक्ष्य एक ऐसी मजबूत और लचीली आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है जो किसी भी बाहरी झटके को झेल सके। भारत अब एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपना रहा है। रूस जैसे विश्वसनीय दोस्तों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत करना, जॉर्डन और अन्य देशों के साथ नए व्यापारिक संबंध बनाना और साथ ही साथ घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। ये नया नक्शा भारत को भविष्य में किसी भी देश द्वारा बनाए गए कृत्रिम दबाव या बाजार की अस्थिरता से निपटने में सक्षम रहेगा। ये संकट एक अवसर में बदल गया है जो भारत को अपनी कृषि और आर्थिक नियति को अपने हाथों में लेने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस उर्वरक संकट में रूस का सहयोग केवल एक व्यापारिक लेन देन नहीं था, बल्कि यह भारत और रूस के बीच दशकों पुरानी समय की कसौटी पर खरी उतरी दोस्ती का एक और प्रमाण था। ये रिश्ता सिर्फ कुछ वर्षों का नहीं बल्कि शीत युद्ध के दौर से चला आ रहा है, जब सोवियत संघ ने हर मुश्किल घड़ी में भारत का साथ दिया। वर्सा 1971 का युद्ध हो या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन करना, और रूस हमेशा भारत के साथ एक चट्टान की तरह खड़ा रहा है। ये ऐतिहासिक विरासत दोनों देशों के बीच एक गहरे विश्वास और आपसी सम्मान का आधार है जो आज भी उनके संबंधों को परिभाषित करता है। ये दोस्ती सिर्फ सरकारों के बीच नहीं बल्कि दोनों देशों के लोगों के दिलों में भी है। आज के बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में भी भारत रूस संबंध अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। ये साझेदारी रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और अब कृषि जैसे विविध क्षेत्रों तक फैली हुई है। रक्षा के क्षेत्र में रूस भारत का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता रहा है। S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की खरीद इस साझेदारी की गहराई का प्रतीक है। ऊर्जा के क्षेत्र में रूस ने रियायती दरों पर तेल की आपूर्ति करके भारत को वैश्विक ऊर्जा संकट से निपटने में मदद की है। 2024-25 में दोनों देशों के बीच $68 बिलियन का मजबूत द्विपक्षीय व्यापार इस रिश्ते की आर्थिक ताकत को दर्शाता है। यह साझेदारी आपसी लाभ और एक दूसरे के रणनीतिक हितों की समझ पर आधारित है। उर्वरक सौदा इस रणनीतिक साझेदारी में एक नया अध्याय जोड़ता है। इसने यह दिखाया है कि भारत रूस सहयोग केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की आम जनता के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों जैसे कि खाद्य सुरक्षा तक भी पहुंच गया है। जब चीन जैसे पड़ोसी ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा, तब रूस ने एक सच्चे दोस्त की भूमिका निभाई। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के लिए रूस के महत्व को और बढ़ा देती है। यह उन देशों के लिए भी एक संदेश है जो भारत पर रूस से दूरी बनाने का दबाव डालते हैं। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी विदेश नीति के फैसले अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर लेगा और रूस के साथ उसकी दोस्ती इन हितों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये दोस्ती भविष्य में और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसे जैसे दुनिया बहुध्रुवीय होती जा रही है, भारत और रूस जैसे देशों के लिए एक दूसरे का साथ देना और भी जरूरी हो जाएगा। दोनों देश एक ऐसी विश्व व्यवस्था का समर्थन करते हैं जो किसी एक शक्ति के प्रभुत्व पर आधारित न हो, बल्कि जहां सभी देशों को अपनी बात रखने का समान अवसर मिले। ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर उनका सहयोग इसी साझा दृष्टिकोण का प्रमाण है। उर्वरक संकट ने इस रिश्ते की नींव को और भी मजबूत किया है और यह विश्वास दिलाया है कि भविष्य की किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए भारत के पास एक भरोसेमंद दोस्त है जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। रूस से उर्वरकों की समय पर आपूर्ति का सबसे बड़ा और सकारात्मक असर सीधे भारत के खेतों और किसानों पर पड़ा। जब संकट शुरू हुआ था तो देश भर के किसानों में एक अनिश्चितता और चिंता का माहौल था। उन्हें डर था कि खरीफ की बुवाई के महत्वपूर्ण समय में उन्हें या तो खाद मिलेगी ही नहीं या
फिर उन्हें इसके लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। यह डर निराधार नहीं था, क्योंकि उर्वरक की कमी का मतलब था कम पैदावार और कम आमदनी। लेकिन जैसे ही रूस से उर्वरकों से भरे जहाज भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचने लगे और सरकार ने वितरण प्रणाली को सुचारू किया, यह चिंता धीरे धीरे कम होने लगी। किसानों को यह विश्वास हो गया कि सरकार उनकी जरूरतों के प्रति सजग है। रूस से आई इस मदद ने उर्वरक की कीमतों को स्थिर रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर भारत को खुले अंतरराष्ट्रीय बाजार से महंगी दरों पर उर्वरक खरीदना पड़ता, तो इसका कुछ बोझ सब्सिडी के बावजूद किसानों पर भी आ सकता था। लेकिन रूस के साथ हुए इस सौदे ने सरकार को उर्वरक की कीमतों को नियंत्रण में रखने की क्षमता दी। सहकारी समितियों और खुदरा दुकानों पर डीएपी और अन्य उर्वरक निर्धारित सरकारी दरों पर उपलब्ध कराए गए। इससे किसानों को बड़ी राहत मिली, खासकर छोटे और सीमांत किसानों को, जिनके लिए लागत में थोड़ी सी भी वृद्धि उनकी पूरी आर्थिक गणना को बिगाड़ सकती है। समय पर और सही कीमत पर उर्वरक की उपलब्धता ने यह सुनिश्चित किया कि किसान बिना किसी वित्तीय बोझ के अपनी बुवाई कर सकें। इस पूरे घटनाक्रम का एक मनोवैज्ञानिक असर भी हुआ। किसानों ने महसूस किया कि देश का नेतृत्व उनकी समस्याओं को लेकर गंभीर है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास कर रहा है। जब उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री ने सीधे रूसी राष्ट्रपति से बात करके उनकी समस्या का समाधान निकाला है, तो इससे सरकार और व्यवस्था में उनका भरोसा और भी मजबूत हुआ। यह विश्वास कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब किसानों को यह यकीन होता है कि संकट के समय उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, तो वे नई तकनीकों को अपनाने और अपनी खेती में निवेश करने के लिए अधिक प्रोत्साहित होते हैं। यह घटना किसानों और सरकार के बीच के रिश्ते को मजबूत करने वाली साबित हुई। अंततः इस संकट का सफल समाधान खेतों में लहलहाती फसलों के रूप में दिखाई दिया। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में खरीफ की बुआई बिना किसी बड़ी रुकावट के पूरी हुई। किसानों को समय पर उर्वरक मिला, जिससे फसलों की शुरुआती वृद्धि अच्छी हुई। इससे न केवल उस साल की पैदावार सुनिश्चित हुई, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा पर मंडरा रहा खतरा भी टल गया। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे ऊंचे स्तर पर लिए गए कूटनीतिक फैसले जमीन पर काम कर रहे एक आम किसान के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। ये किसानों की मेहनत और सरकार की दूरदर्शिता का एक मिला जुला परिणाम था, जिसने एक बड़े संकट को अवसर में बदल दिया। ये पूरा उर्वरक संकट अपने पीछे भारत के लिए कुछ गहरे सबक और भविष्य के लिए एक स्पष्ट दिशा छोड़कर गया है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक ये है कि किसी भी महत्वपूर्ण वस्तु के लिए, चाहे वह उर्वरक हो, ऊर्जा हो या रक्षा उपकरण, किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता एक बड़ा रणनीतिक जोखिम है। चीन ने जब घटाया, तो उसने हमारी आपूर्ति श्रृंखला की इस कमजोरी को उजागर कर दिया। भविष्य में ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाना अब केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय अनिवार्यता बन गया है। भारत को लगातार नए और विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता देशों के साथ संबंध बनाने होंगे, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था और कृषि किसी एक देश की नीतियों की बंधक न बन जाए। दूसरा बड़ा सबक आत्मनिर्भर भारत अभियान के महत्व को रेखांकित करता है। दूसरों पर निर्भरता कम करने का सबसे स्थायी समाधान यही है कि हम अपनी जरूरतों को खुद पूरा करने की क्षमता विकसित करें। भारत को उर्वरक उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए एक मिशन मोड में काम करना होगा। इसके लिए बंद पड़े कारखानों को पुनर्जीवित करने, नई उत्पादन इकाइयों में निवेश करने और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। घरेलू उत्पादन न केवल हमें अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार चढ़ाव से बचाएगा, बल्कि यह मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देगा और देश में रोजगार के
नए अवसर पैदा करेगा। ये एक लंबा और चुनौतीपूर्ण रास्ता हो सकता है, लेकिन यह भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा और समृद्धि के लिए आवश्यक है। तीसरा और शायद सबसे सकारात्मक सबक दोस्ती और विश्वसनीय साझेदारी के महत्व से जुड़ा है। इस संकट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रूस भारत का एक सच्चा और समय की कसौटी पर खरा उतरा दोस्त है। जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी, रूस बिना किसी हिचकिचाहट के हमारे साथ खड़ा हुआ। यह हमें याद दिलाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल व्यापार और हितों पर ही नहीं, बल्कि विश्वास और आपसी सम्मान पर भी टिके होते हैं। भारत को रूस जैसी अपनी विश्वसनीय साझेदारियों को और भी सहेजना और मजबूत करना चाहिए। ये रिश्ते हमारी विदेश नीति की ताकत है और हमें वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी राष्ट्र के रूप में खड़े होने का साहस देते हैं। अंत में ये कहानी हमें आशा और दृढ़ संकल्प का संदेश देती है। ये दिखाती है कि भारत चुनौतियों से घबराने वाला देश नहीं है, बल्कि वह हर संकट का सामना करने और उससे एक मजबूत ताकत के रूप में उभरने की क्षमता रखता है। चाहे वह कूटनीतिक सूझबूझ हो, रणनीतिक दूरदर्शिता हो या अपने किसानों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता, भारत ने इस संकट का सफलतापूर्वक सामना किया। भविष्य का रास्ता साफ है नी क्षमताओं का निर्माण करें, अपने दोस्तों पर भरोसा करें और एक ऐसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ें जो अपनी नियति खुद लिखता है। नमस्कार।